हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को अपने विषय आत्मकथा के साथ। आँख खुदरी इस समय हमारा चर्चा का विषय है और आप जानते हैं इसकी लेखिका है रमणीका गुप्ता। किस प्रकार आत्मकथा के माध्यम से रमणीका गुप्ता ने एक स्वतंत्र स्त्री के अस्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत किया, यह आत्मकथा उस कहानी को कहती है। किस प्रकार एक ऐसे समाज में जहाँ पे स्त्रियों का घर से निकलना ही मना है, वहाँ पर रमणीका गुप्ता अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए लड़ती है, समाज का विद्रोह करती है, अपने परिवार का विद्रोह करती हुई आगे बढ़ती है। तो देखिए आत्मकथा 2 भागों में विभक्त है। आज हम शुरू करेंगे भाग 1 के उपभाग 16 से। और देखिए अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं उपभाग 16 से। अतीत के हिसाब। मैंने आपसे कहा था कि आत्मकथा में जो भी उपभाग दिए हैं उनका कोई न कोई टाइटल या अवश्य दिया है। उसी टाइटल के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या है। देखिए अतीत के साथ अतीत की कुछ घटनाएं हैं जिनका वर्णन यहाँ पर रमणीका गुप्ता करने जा रही हैं। ऐसी यादें जिन्हें अक्सर रमणा भुलाने का प्रयास करती है। अतीत के साथ में उपभाग में क्या कहना चाहती है कि कोई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें अक्सर रमणा क्या है भुलाना चाहती। बरनाने वाला नौकर रामू मेरे सामने घूम गया। अतीत की कुछ घटना है जो उसे अचानक याद आ गई, जिसमें कौन आया, रामू जो नौकर था बचपनों से याद आ गया। बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा का खेल। बच्चे यौन खेल कैसे सीख लेते हैं यह अब समझ में आ रहा है। आप जानते हैं कि बचपन में अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को कि यौन से संबंधित खेल वो खेलते हैं तो वो समझ जाती है कि कैसे बच्चों को ये खेल समझ आते हैं। उस समय तो मैं नहीं समझ पाई बचपन में, किंतु अब मुझे समझ आ रहा है। पापा और बीबी रामू के पास छोड़कर मुझे पार्टियों में चले जाते। वह मुझे गोदी में उठाए घूमता, राजकुमार और राजकुमारियों की कहानी सुनाता, तोते की कहानी भी सुनाता। यहाँ पे बचपन के अपने एक नौकर रामू का जिक्र कर रही है कि किस प्रकार मेरे माँ और पिताजी के जाने के बाद वो मुझे अपनी गोद में बिठाता और कहानियां बुनता। मैं पूछती राजकुमार कैसा होता है, पापा जैसा, जिस पर वो कहता धत वह जवान होता है। तभी मैं कहती अच्छा तुम्हारे जैसा, जिस पर वो खुशी से क्या है मुझे चूम लेता। वह चोरी चोरी उन पार्टियों में मुझे ले जाता जहाँ पापा और बीबी जाते और वापस लाकर अपने बिस्तर पर मुझे सुला लेता। पापा और बीबी भी आकर यह नहीं सोचते कि रमणा को अपने कमरे में ले जाए, वह भी मुझे वहीं सोने देते और उर्मिला को अपने साथ ले जाते। वह सदैव मुझे छाती से लगाकर बिठाता। वह मुझे कुछ अटपटा लगता कि मुझे ऐसे सटाकर क्यों बिठाता है। एक दिन पापा बीबी मुझे छोड़कर चले गए। पार्टी में रात को मैं बिस्तर पर ही सो गई। कौन से बिस्तर पर? रामू के बिस्तर पर। सवेरे देखा तो मेरी सलवार नहीं थी। देखिए कितनी बोल्डनेस यहाँ पे वो दिखा रही हैं कि उनके तन पर क्या है, पैरों में क्या है, सलवार नहीं है और उसका वर्णन भी कर रही हैं। आज भी समाज में स्त्री अपने बारे में इतना खुलकर नहीं बोल सकती, किंतु देखिए उस समय से आत्मकथा के माध्यम से रमणीका गुप्ता ने कितना बड़ा एक स्टेप हमारे समाज में दिया। रामू सलवार राजकुमार। जब मैं सपोर्ट कर देखती हूँ तो रामू से पूछती हूँ मेरी सलवार कहाँ गई, जिस पर रामू मुझे जवाब देता कि सलवार राजकुमार ने उतारी, लो पहन लो और मैं इसे बचा लाया, अब तुम इस सलवार को पहन लो। रात भर ऐसे एहसास मुझे हो रहा था जैसे कोई सांप मुझे लपेट रहा हो। देखिए अतीत के सांप जो इसका टाइटल था, तो यहाँ पर वो आप समझ सकते हैं कि क्यों इसको अतीत के सांप नाम दिया गया। रात भर वह एहसास करती है जैसे कोई सांप आकर क्या है उससे लिपट रहा हो। कहीं राजकुमार वह सांप लाया था? हाँ, किंतु सांप खेलता है, काटता नहीं। मैंने ये बात रामू से पूछी कि राजकुमार जो यहाँ पर आया था अपने साथ सांप लाया था, जिस पर वो कहता है हाँ हाँ, किंतु वह सांप क्या है केवल खेलता है। वह स्वयं के लिए कहता है कि सांप क्या है केवल खेलता है, काटता नहीं है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि आज से मैं रामू की बिस्तर पर नहीं सोऊंगी, मैं अपनी बीबी के पास जाऊंगी। मेरी शुचिता बार बार टूटी, मैं अपराध बोध हो गई। यहाँ पे क्या है वो बताते हैं कि जिस शुचिता को अक्सर सामंती परिवारों की एक मर्यादा माना जाता है, बचाया जाता है, वह मेरी बार बार टूटी और किसी को भी एक खबर तक नहीं लगी कि किशोर अवस्था में एक बालिका के साथ क्या हो रहा है। इसी शुचिता के माध्यम से स्त्री को पर्दे में रखा जाता है कि कहीं ये टूट ना जाए और आगे चलकर इसका जीवन बर्बाद ना हो जाए। वही शुचिता क्या है बार बार यहाँ पे टूटती गई और किसी को एहसास भी ना हुआ। और यहाँ पे रमणा क्या है अपराध बोध से भर गई। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि इसका टूटना क्या है गलत है। नारनौल में पापा की संतरा मरीज आया करती थी। एक मरीज थी जिसका नाम था संतरा था। जब नारनौल में थे पापा तो आती थी
उसके क्या है हिस्टीरिया था, वो बार बार बेहोश होकर गिरती थी, उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, जिस कारण क्या है इलाज के लिए वह पापा के पास आया करती थी। पति उसका क्या था नपुंसक था, किंतु समाज में यह बात उस समय ब्राह्मण स्त्रियां या क्षत्रिय स्त्रियां कर नहीं सकती थी कि उनका पति क्या है नपुंसक है, क्योंकि ये क्या है एक सामाजिक वर्चस्व को समाप्त करने वाली बात थी। पितृसत्तात्मक समाज में आप जानते हैं आज भी अगर पुरुष में कोई कमी है तो उसको खुलकर वह स्वीकार नहीं कर सकता, तो उस समय सोचिए क्या हालात रहे होंगे। वह हिस्टीरिया की क्या है मरीज थी। अक्सर मर्द में कोई नुक्स नहीं, उस समय क्या था कि एक मान्य था कि मर्द में कोई नुक्स नहीं हो सकता, केवल औरत में ही है। और जब वह नुक्स को नहीं भर पाते थे तो अक्सर वो क्या करते थे, नामर्द होने की अपनी सच्चाई को जान लेते थे और उसे छुपाने के लिए अक्सर क्या करते थे, साधु या सन्यासी बन जाते थे। आपने देखा होगा पहले कितने साधु संत हमारे देश में होते थे, तो शायद उसके पीछे का कारण एक यह भी था। वह संतरा पापा के पास सुई लगवाने के बहाने कमरे में जाती और चोली संभालती हुई बाहर निकलती। बचपन में मैंने देखा था कि वह संतरा जो लेडी थी अपने जिसके बच्चे नहीं थे पापा के पास आती थी और किसके बहाने आती थी कि मैं सुई लगवाने जा रही हूँ ताकि मुझे बच्चे हो जाए, और कमरे से बाहर जाती कैसे चोली संभालती हुई। क्या पापा ने तुम्हें मारा? जब मैं उससे पूछती तो वह कहती हाँ हाँ मैं सुई नहीं लगवा रही थी, इसलिए तुम्हारे पापा मुझे मार रहे थे। इस प्रकार हमारा यह उपभाग समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें उपभाग की ओर। कौतूहल। उन दिनों अच्छे घर की लड़कियां पढ़ती ना थी ना ही नौकरी करती थी। बंगाली और ईसाई स्त्रियां ही डॉक्टर और शिक्षिकाएं प्रिंसिपल्स होती थी। आप जानते हैं नर्स होती थी कि हमारे देश में सबसे पहले जो पढ़ाई हाई जो स्त्रियां शिक्षित हुई वह यही ही थी, जो बंगाली थी और ईसाई थी। आप जानते हैं ईसाई मिशनरीज ने हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा को फैलाने में लिए खासकर स्त्री शिक्षा को फैलाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि उनकी जो शिक्षा देने का माध्यम था वह अंग्रेजी था, जिसे हम लोगों ने नकारा, किंतु अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो ये एक पॉजिटिव कदम था हमारे देश की स्त्रियों के लिए। तो रमना यहाँ पर बताती है क्या कि बंगाली और ईसाई स्त्रियाँ ही डॉक्टर शिक्षिकाएं होती थी। लोग नहीं चाहते थे, जो सामंत परिवार के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमारी लड़कियां भी ऐसे शिक्षिका या डॉक्टर बने। हालांकि वह इन स्त्रियों से आदर से बात तो करते थे, किंतु अपनी लड़कियों को ये सब बनने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये जो शिक्षिकाएं होती थी, डॉक्टर होती थी, ये भोग्य होती थी किसकी? उन्हीं सामंतवादी परिवारों के जमींदारों की। इसलिए वो डरते थे कभी उनकी लड़कियों के साथ भी ऐसा कोई गलत कदम ना उठ जाए। और जो अफसर होते थे वो क्या थे, वो भी उनका भरपूर फायदा उठाते थे। उन्हें बड़ा बंगला देते थे, वेतन अच्छा देते थे, किंतु वापसी में क्या एक शारीरिक संबंध उनके साथ स्थापित करते थे, यौन शोषण उनका करते थे। यह शिक्षिका या प्रिंसिपल से डॉक्टर अकेली रहती थी। अकेलेपन के लिए किसी न किसी को दोस्त बना लेती, लेकिन डॉक्टर ने ईसाई स्त्रियां ऐसे आदमियों से शादी करती थी जो उनका हुक्म मानते। ईसाई स्त्रियों को क्या था, शादी तो करनी थी किंतु ऐसे लोगों से जो उनकी बात माने, जबकि जो बंगाली थी वो अकेले रहना पसंद करती थी। लेडी डॉक्टरनी अब यहाँ पे आ गई थी जो स्त्रियों का इलाज करती थी जिनके बच्चे नहीं हैं। उनकी छत पर क्या है, यहाँ पर एक खेल खेलना हमने शुरू किया, मम्मी पापा वाला खेल। पापा के रोल में रशीद जो है बचपन का मेरा दोस्त, वो पापा के रोल में था, मम्मी के रोल में मैं बनी। रशीद की दोनों बहनें थी और दोनों बहनें क्या बनी, खाला बनी। सबने एक दूसरे की सलवार में देखना चाहा। रशीद ने दिखाने से इनकार किया, कहा मैं बड़ा हूँ और मैं अपनी सलवार में या कच्छे में तुम्हें नहीं झांकने दूंगा। सब खेलेंगे, कोई बड़ा है? मैंने कहा सब खेलेंगे, मैं जिद पड़ा गई, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सब यह खेल खेलेंगे। सब ने अपनी कच्छी और सलवार खोलना क्या है शुरू कर दिया। रशीद हमने सलवार खोली, अब तुम खोलो। उसने खोला, हम सब हंसने लगी। रशीद कमीज उठाकर दिखाओ। तो यहाँ पे वो कहती है कि मेरे वक्त रशीद मुझसे कहता है कि चलो अब तुम अपनी कमीज को उठाकर दिखाओ, जिस पर मैं क्या कहती हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगी। क्यों? क्योंकि कुलसुम जो है वो साथ थी। रशीद कहता है यहाँ पे कि मैं पापा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैं क्या है, कुलसुम का भाई हूँ और कुलसुम का पति मैं यहाँ पर नहीं बन सकता और ना ही पापा बन सकता, मैं केवल उसका भाई बन सकता हूँ। और यहाँ आपसी झगड़े बच्चों में आपस में शुरू हो गए। डॉक्टरनी जाग गई, क्यों हल्ला मचा रखा है? पापा भी थे और चुप चले गए, कहीं उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। डॉक्टरनी के कमरे में कौन थे? पापा थे। और देखिए वो भाग जाते हैं डर से, कहीं बच्चे क्या है मेरी चोरी ना पकड़ ले और घर पर जाकर बीवी को ना बता दे। हम बच्चों में आपसी जो है यहाँ पर खूब लड़ाई हुई इस खेल को
लेकर। चलिए बढ़ते हैं अगले उपभाग की ओर, अपराध बोध का बीज। पटियाला में नाना के घर जाते बुआ और ताऊ के लड़के भी आते। बीवी चली जाती, मैं और दादी हरबंस के साथ रहती। वो और हरबंस कौन था? यहाँ पे मंजुला बैठा था, किसका? मेरे ताऊ का। वो एक तरीके से मेरा भाई था, हमारा भाई बहन का क्या है यहाँ पे संबंध था। अक्सर बीजी उससे लड़ा करती। क्यों लड़ा करती? क्योंकि वो उससे चिढ़ती थी। वह कुछ भी खाने के लिए मांगता तो बीजी उसे 50 बात सुनाती। तो मैं चिल्ला चिल्ला कर क्या करती, पूरे घर में शोर मचा देती कि तुम इसको मक्खन क्यों कम दे रही हो, तुम इसको घी क्यों कम दे रही हो। बीजी उनकी बेइज्जती न हो जाए, इससे बचने के लिए हरबंस को क्या है सब कुछ बराबर दिया करते, किंतु बाद में क्या है मुझे पकड़कर मारा करती कि क्यों इतना शोर मचाती है, अपने घर का तुझे ख्याल नहीं है, सब कुछ दूसरे पर लुटा दे। और मेरे चिल्लाने पर ठीक कर देती और अकेले में मुझे डांटती और मुझे मारती। एक दिन ऊपर बरसाती में हरबंस क्या है अकेला था। गणित का सवाल उससे पूछने में गई। अपनी दादी से मैंने कहा कि एक सवाल है मुझसे हल नहीं हो रहा, तो मैं जाकर भैया से पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो बीए में उस समय पढ़ रहा था। एक दिन ऊपर बरसाती में हरबंस क्या है अकेला था और मैं चली गई। वह बीए में पढ़ता था। सोते हुए को अचानक मैंने जगा दिया। अचानक से वह उठा और मुझे चूमने लगा। उठते ही एकाएक मुझे चूमने लगा। मैं घबरा गई, छुड़ा भी ना सकी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा था। कहाँ हरबंस और कहाँ मैं। और इस प्रकार क्या हुआ, उसने मेरा बलात्कार करने का प्रयास किया। यहाँ पे क्या है, सारे जो मेरे रिश्ते थे, एक भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं, आज हरबंस के साथ टूट गए। इस रिश्ते से आज मेरा विश्वास उठ गया कि ऐसा भी कोई रिश्ता अपने सगे भाई के अलावा हो सकता है। आप जानते हैं समाज में अक्सर आपने सुना होगा कि सगा भाई भी अपनी बहन का क्या है बलात्कार कर देता है। तो हरबंस क्या है ताऊ का लड़का होता है, तो यहाँ पर रमणा के साथ एक दुर्व्यवहार वो करता है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। अब मैंने उससे क्या है यहाँ पर उससे बोलना बंद कर दिया। मेरी सलवार जो खराब हो गई थी उसे आकर नीचे मैंने धो डाला और मैं डर रही थी कहीं नौकरानी ये देख न ले, बीवी को ना बता दे। किंतु क्या है, आज के बाद मैं हरबंस से बहुत चिढ़ने लगी। पहले मैं उससे बहुत प्रेम करती थी, किंतु आज क्या है मैंने ये सब छोड़ दिया। पहले ये अपराध नौकर के प्रति था, क्योंकि आप जानते हैं नौकर ने भी उसकी सलवार उतारने का प्रयास किया था, उतार भी दी थी। अब यही प्रयास किसने किया? हरबंस ने मेरे साथ किया। तो आज के बाद ये अपराध बोध पहले तो नौकर के प्रति था, आज से ये अपराध बोध मेरे अंदर हरबंस के प्रति भी आ गया है। आज से इस रिश्ते से क्या है मेरे सारे रिश्ते टूट गए हैं। भाई बहन का जो रिश्ता था, एक आदर्श था मेरी नजरों में, वह टूट चुका है। आगे बढ़ते हैं उपभाग 19 की ओर, गलत का एहसास। 9 बजे सर्दी में सब रजाई में, पापा और दादी की रजाई में सब बच्चे क्या है आपस में बात करते हैं। यहाँ पे सर्दी का माहौल है, मौसम है, जिसके बारे में बात करती है कि 9 बजते ही रात को सब बच्चे क्या है रजाई में घुस जाते हैं। पापा आते हैं और दादी की रजाई में बैठ जाते हैं। जब वो फ्री होते हैं तो हम बच्चों से बातें करते हैं, हमें कहानियाँ सुनाते हैं। कोयटा की लड़ाई का वर्णन वो करते हैं। आर्य समाजी मास्टर पूरनचंद भी अब यहाँ पे क्या है आने लगा। देखिए इस मास्टर के बारे में पहले भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार वह इस घर के मामलों में हस्तक्षेप करने लग गया। तो ऐसे ही वो आर्य समाजी मास्टर घर में भी आने लगा और प्रत्येक बच्चे के साथ रजाई में क्या है बैठने लगा। मेरे बीबी का और पिताजी का उस पर इतना विश्वास था, अगर उसके बारे में हम कुछ कहते तो कभी वो यकीन कर ही नहीं सकते थे। वह पापा जी का विश्वासी था और बीबी जी का। वह सवेरे बच्चों की रजाई में घुसकर बैठ जाता। बच्चों को क्या है फिर वो कहानी सुनाने लगता, कभी दयानंद सरस्वती की, कभी आर्य समाज की, कभी कोई धार्मिक कहानी को लेकर वो अक्सर बैठ जाया करता। वह सबकी रजाई में घुसा, केवल मेरी भाभी की रजाई में कभी नहीं घुसा। शायद इसलिए क्योंकि मेरी भाभी क्या थी, समझदार एक औरत थी, वो प्रत्येक इशारे को समझती थी, इसलिए कभी मास्टर ने क्या है उसकी रजाई में घुसने का प्रयास ही नहीं किया, कभी घर वालों को कुछ खबर ना लग जाए। एक दिन मेरी रजाई में घुसा और मुझसे गप्पे हाँकने लगा। पहले 2-4 दिन शराफत से वह मेरी रजाई में चुप बैठा रहा, फिर उसने रजाई में मेरे गुप्तांगों को टटोलना शुरू किया। देखिए किशोरी जो बालिका है उसके साथ क्या क्या बीता है। उस समय समाज में जब स्त्री को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखा जाता था, उस समय ही मुझे लगता है उनके साथ अपराध ज़्यादा होते थे। किस प्रकार एक बालिका का बार बार यौन शोषण हो रहा है वो किसी से कह भी नहीं पा रही। तो मास्टर ने क्या किया, पहले तो 2-4 दिन चुप रहा और फिर धीरे धीरे मेरे क्या है गुप्तांगा को टटोलने लगा, वक्ष को छुआ और मुझे क्या है गुदगुदाया। देखिए जवानी का नया नया शरीर है तो ऐसी फीलिंग्स अक्सर आ जाया करती हैं। रोज
यही होने लगा। एक दिन उसने मेरी सलवार को क्या है उधेड़ दिया। उसने देखा सामने मेरा सूट और सलवार टंगे है, अपने कमरे में मेरी सलवार ले गया, उसे उधेड़ दिया। उसने रजाई, मैंने वो सलवार पहनी तो उसने क्या किया, रजाई में धीरे से सलवार में मेरे अंगों को छूना शुरू किया। वह अपना पुरुष मुझे पकड़ा देता। मुझे भी ये सब अब क्या है अच्छा लगने लगा। 11-12 वर्ष मासिक भी अभी मुझे नहीं होता था। शायद कोई विश्वास भी करता ना अगर मैं घर में यह किसी को बता देती। हालांकि जो मास्टर मेरे साथ करता था ये मुझे पसंद नहीं आता था, किंतु अगर मैं घर में किसी को बताने का प्रयास भी करती तो कोई समझता भी नहीं, क्योंकि विश्वास पात्र वो इतना था परिवार का कि अपने बच्चों पर विश्वास किसी को नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उपभाग 20 की ओर। कोयटा के किस्से। देखिए ये स्वयं ही आपको बता रहा है उपभाग कोयटा में कुछ घटनाएं घटी होंगी जिसका जिक्र यहाँ पे रमणिका गुप्ता करने जा रही है। पापा जी का तार आया कि पूरे परिवार को कोयटा आना है। पापा जी का तार आता है एक दिन कि पूरे परिवार को कोयटा आना, जिसमें मैं, मेरी भाभी, मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बीबी, हम सब चले जाते हैं। बड़ा भाई मेरा क्या है सत्यव्रत कहाँ पढ़ रहा है, लाहौर में पढ़ रहा है। चांद व्रत आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वो फौज में भर्ती हो गया है। रवि व्रत क्या है, नाना के घर पढ़ने के लिए रह गया। हम सब तो पापा जी के पास कोयटा चले गए, किंतु रवि व्रत ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नाना जी के साथ रहूंगा और यहीं पढ़ूंगा। उसको छोड़कर हम सब चले गए। वहाँ पे एक ठेकेदार था जिसकी मेरे पिताजी से अच्छी बातचीत थी। जब हम कोयटा पहुंचे तो उसने क्या किया, एक घर हमें दे दिया, एक बड़ा घर था रहने के लिए। पापा रोज ड्यूटी जाते और आते, कभी कभी वो छावनी की गाड़ियाँ उन्हें आती और छोड़ जाती, कभी कभी वह स्वयं ही जाते, कभी कभी किसी को भेज दिया जाता उनको लेने के लिए। इस प्रकार उनका ड्यूटी का सिलसिला क्या है चलता रहता। कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ती थी। हम सब क्या है कि आप जानते हैं अंगीठी टाइप जो होता है उसके सब लकड़ियों के सामने हाथ तापने के लिए बैठ जाते। दादी, मैं, मेरी माँ और हम सब क्या है आपस में बातें करते। हम दादी से कहानी सुनते और दादी बचपन की अपनी कहानियों को सुनाने लग जाती, किस प्रकार उनका बचपन बीता। और जब वो ब्याह कर मेरे दादाजी के पास आई तो कैसा ये परिवार था, इस सब के बारे में वो हमसे चर्चा करने लग जाती। वे हमारी पहली माँ दुर्गा नारंग के किस्से भी सुनाती। इससे पहले क्या है इनकी एक माँ और थी जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में क्या है अक्सर दादी किस्से सुनाती कि बहू कैसी थी, ये सब उन्हें बनाती। और उसका नाम क्या था इनकी पहली माँ का, दुर्गा नारंग। सिब्बी कोयटा की रेल लाइन दादाजी ने ही बनवाई थी। सिब्बी कोयटा में क्या थी, एक रेल लाइन थी जो अंग्रेजों के समय बनी थी और वो किसने बनवाई थी, हमारे ही दादाजी ने बनवाई। ये कहानी कौन सुनाती है, दादी उनको सुनाती है। फिर वो धीरे धीरे जो दादाजी का परिवार है उसकी ओर रुख करती है कि एक तो इस परिवार में कौन थे, इंद्र बाबा थे, हीरालाल बेदी थे, मलवा राम बेदी आदि का जिक्र करती है। और यही सब है, इनके आगे किस्से हमें सुनाना शुरू कर देती है। इंद्र बाबा, हीरालाल बेदी, मलवा राम बेदी, ये सब कौन है, मेरे दादाजी के भाई थे। ये किस प्रकार काम करते थे, क्या क्या काम करते थे, इन सब की चर्चा हमारी दादी कहानियों के माध्यम से हमसे करती है और हम बड़ी गौर से इनको सुनते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमारी इस आत्मकथा के 20 उपभाग जो है पूर्ण हो चुके हैं। कुछ और उपभाग बाकी हैं, वो आगे की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है, कोई प्रश्न आपके मन में है तो अवश्य पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।